जैसे क्या आप भी अपनी आदतें बदलना चाहते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं? तो यह किताब आपको रास्ता दिखाएगी। अध्याय 1। छोड़ने की ताकत। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अतीत का बोझ हमारे कंधों पर रखा है। किसी का धोखा, किसी रिश्ते का टूटना, कोई असफलता या फिर हमारे अपने गलत फैसले, ये सब मिलकर हमारे दिल और दिमाग को जकड़े रखते हैं। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर हमें सच्ची आज़ादी और शांति चाहिए तो हमें छोड़ना सीखना होगा। 1. क्यों जरूरी है छोड़ना? जब हम किसी पुराने दुख को पकड़े रहते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को कैद कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर सालों पहले की असफलता को याद करता रहे तो वह आज नए मौके देखने से चूक जाएगा। अगर किसी ने हमें धोखा दिया और हम उसे पकड़े रहेंगे तो हर नए रिश्ते में हमें वही डर सताता रहेगा। छोड़ना जरूरी है क्योंकि अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन भविष्य हमेशा हमारे हाथ में होता है। डू। छोड़ना कमजोरी नहीं, ताकत है। बहुत से लोग मानते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई उलटी है। छोड़ना मतलब है कि आप अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण ले रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि जो हो चुका उसे बदलना आपके बस में नहीं, लेकिन आगे का रास्ता आप चुन सकते हैं। छोड़ना सेल्फ रिस्पेक्ट का भी संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपने दर्द से बड़ा सोच सकते हैं। 3. दिल और दिमाग का बोझ। अध्याय में बताया गया है कि इंसान 2 तरह के बोझ उठाता है। 1. शारीरिक बोझ, जैसे काम, जिम्मेदारियां, थकान। 2. भावनात्मक बोझ, जैसे गुस्सा, नफरत, पछतावा, डर। शारीरिक बोझ से शरीर थकता है, लेकिन भावनात्मक बोझ हमारी आत्मा को थका देता है, और जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी। 4. छोड़ने का पहला कदम स्वीकार करना। छोड़ने की प्रक्रिया हमेशा एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता से शुरू होती है। जो हुआ वो हो चुका। जो इंसान चला गया वो अब वापस नहीं आएगा। जो मौका खो गया वह दोबारा नहीं मिलेगा। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं तभी हम हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। 5. एक छोटी कहानी। इंस्पिरेशन किताब में एक उदाहरण दिया गया है। एक बूढ़ा साधु नदी किनारे बैठा था। उसने एक आदमी को देखा जो भारी बोरी उठाए जा रहा था। आदमी थक चुका था, लेकिन बोरी छोड़ नहीं रहा था। साधु ने उससे कहा, तुम्हें इस बोरी की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दो और आराम से चलो। वो आदमी बोला, लेकिन इसमें मेरा अतीत है, मेरी गलतियां, मेरे दुख। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम वहीं रहोगे, लेकिन हल्का। तुम्हारा असली सफर तो तभी शुरू होगा जब तुम इस बोझ को गिराओगे। ये कहानी हमें बताती है कि जब तक हम अपने पुराने बोझ को पकड़े रहेंगे तब तक जीवन की असली यात्रा का आनंद नहीं ले पाएंगे। 6. छोड़ने के फायदे। मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट। बेहतर रिश्ते, हेल्थी रिलेशनशिप्स। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट। अंदरूनी आजादी, इनर फ्रीडम। इस अध्याय का सार। लेटिंग गो यानी छोड़ना कोई हार नहीं है, बल्कि ये अपने आप को आजाद करने का सबसे बड़ा कदम है। जब हम अतीत के दर्द को छोड़ते हैं तभी हम वर्तमान की सुंदरता और भविष्य की संभावनाओं को देख पाते हैं। अध्याय 2। भावनात्मक बोझ को पहचानना। पहले अध्याय में हमने सीखा कि छोड़ना ही असली आजादी है, लेकिन छोड़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम किस चीज को पकड़े हुए हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने इमोशनल बैगेज, भावनात्मक बोझ को पहचानें और उसका सामना करें। 1. भावनात्मक बोझ क्या होता है? भावनात्मक बोझ उन अनसुलझे जज्बातों का नाम है जो हम अपने दिल में दबाए रखते हैं। बचपन की चोट, अधूरे सपने, रिश्तों में धोखा, किसी की नफरत, अपनी असफलताएं, ये सब मिलकर हमारे अंदर ऐसे घाव बना देते हैं जो हमें बार बार दर्द दिलाते रहते हैं। ये बोझ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी सोच, फैसले और खुशियों पर इसका सीधा असर होता है। डू। बोझ को न पहचानने के नुकसान। अगर हम अपने बोझ को पहचानते नहीं हैं तो ये धीरे धीरे हमारे जीवन को खा जाता है। हम छोटी सी बात पर गुस्सा कर बैठते हैं, हमें हर रिश्ते में शक होने लगता है, हम खुद को बार बार दोष देते रहते हैं, हमारी ऊर्जा और खुशी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यानी बोझ छिपा कर रखना वैसा ही है
जैसे जख्म पर पट्टी न बांधना, वो हर दिन और बढ़ता जाएगा। 3. बोझ पहचानने के संकेत, साइंस ऑफ इमोशनल बैगेज। अध्याय में कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिनसे पता चलता है कि आप भावनात्मक बोझ उठा रहे हैं। 1. बार बार अतीत को याद करना, आप अक्सर उसी घटना को दोहराते हैं। 2. क्षमा न कर पाना, आप किसी को माफ नहीं कर पाते, चाहे साल बीत गए हों। 3. खुद पर गुस्सा, अपने फैसलों के लिए खुद को दोष देना। 4. भय और असुरक्षा, नई चीजें अपनाने से डरना। 5. थकान और भारीपन महसूस होना, बिना कारण मन और शरीर में बोझ लगना। 4. बोझ का सामना कैसे करें? इस अध्याय में बताया गया है कि बोझ से भागने के बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। लिखिए कि कौन सी बातें आपको अब तक परेशान कर रही हैं। उनसे जुड़े भावनाओं को महसूस कीजिए। समझिए कि ये अतीत था और अतीत बदल नहीं सकता। जब हम अपने बोझ को नाम देते हैं, तभी हम उसे छोड़ने के पहले कदम पर पहुंच जाते हैं। 5. एक प्रेरक उदाहरण। किताब में एक लड़की की कहानी दी गई है जिसका रिश्ता बुरी तरह टूट गया था। सालों तक वह सोचती रही कि गलती उसी की थी। उसने अपने अंदर अपराध बोध, गिल्ट और दर्द जमा कर लिया। जब उसने थेरेपी ली तो उससे पहला सवाल पूछा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ क्या है? उसने रोते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं ही काबिल नहीं थी। यहीं से हीलिंग शुरू हुई, क्योंकि जैसे ही उसने अपने बोझ को पहचाना और नाम दिया, वैसे ही उसके पास उसे छोड़ने की शक्ति आ गई। 6. सार भावनात्मक बोझ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें रोकता जरूर है। बोझ को पहचानना, उसका सामना करना और उसे नाम देना हीलिंग का पहला कदम है। जब तक हम यह नहीं जानते कि हमें किस चीज से तकलीफ है, तब तक हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। निष्कर्ष, पहचानना ही आधी जीत है। अगर आप जान जाते हैं कि आपका बोझ क्या है, तो आप उसे छोड़ने की दिशा में बढ़ चुके हैं। अध्याय 3. क्षमा की शक्ति। इस अध्याय में बताया गया है कि क्षमा, फॉरगिवनेस, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी देनी पड़ती है। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ करना मतलब है गलत इंसान के गलत काम को सही ठहराना, लेकिन सच्चाई यह है कि क्षमा का मतलब है खुद को नफरत और दर्द की कैद से आजाद करना। 1. क्यों जरूरी है क्षमा? जब हम किसी को माफ नहीं करते, तो हम उसके किए गए काम को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। इससे हमें ही दुख और गुस्सा होता है, जबकि सामने वाला शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता है। यानी माफ न करना वैसा है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि सामने वाला मर जाएगा। तो क्षमा का असली मतलब, फॉरगिवनेस का अर्थ है गुस्से और नफरत से खुद को मुक्त करना, अतीत के जख्मों को छोड़ देना, अपने मन की शांति को प्राथमिकता देना। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। 3. खुद को माफ करना भी जरूरी है। कई बार हमारा सबसे बड़ा बोझ दूसरों का नहीं, बल्कि हमारा अपना होता है। हमने गलत फैसले लिए, हमने किसी का दिल दुखाया, हमने मौके गंवाए। इसलिए हमें खुद को भी कहना चाहिए, हाँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं इंसान हूं और इंसान गलतियों से ही सीखता है। सेल्फ फॉरगिवनेस ही सेल्फ हीलिंग की कुंजी है। 4. क्षमा करने के फायदे। अध्याय में बताया गया है कि जब हम माफ करते हैं तो हमें कई लाभ मिलते हैं। 1. मन की शांति, नफरत और गुस्से से मुक्ति। 2. बेहतर रिश्ते, पुराने जख्म भरते हैं और नए रिश्ते स्वस्थ बनते हैं। 3. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, तनाव और चिंता कम होती है। 4. आजादी, हम अतीत के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़ पाते हैं। 5. एक प्रेरक उदाहरण। एक बार एक महिला अपनी दोस्त से बहुत नाराज थी क्योंकि उसकी दोस्त ने उसके बारे में झूठी बातें फैलाई थीं। सालों तक वह महिला उस दोस्त को कोसती रही। जब भी उस दोस्त का नाम आता, उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता। आखिरकार उसने खुद से पूछा, क्या यह गुस्सा मेरी जिंदगी बेहतर बना रहा है? उसका जवाब था, नहीं। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपनी दोस्त को माफ कर देगी, और जैसे ही उसने दिल से माफ किया, उसके अंदर का बोझ हल्का हो गया। उस दोस्त को माफ करने से ज्यादा फायदा उसे खुद को हुआ। 6. क्षमा कैसे करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. उस घटना को स्वीकार करें जिसने आपको चोट पहुंचाई। 2. समझें कि इंसान गलतियां करता है,
शायद सामने वाला भी अपनी सीमाओं के कारण गलत था। 3. अपने मन में कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं ताकि मैं खुद आजाद हो सकूं। 4. खुद से भी कहें, मैं अपनी गलतियों को माफ करता हूं और सीख कर आगे बढ़ता हूं। 7. सार क्षमा का मतलब है आजादी। जब हम दूसरों और खुद को माफ करते हैं तो हम अतीत के बोझ से मुक्त होकर नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। निष्कर्ष, माफ करना किसी और के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले अपने लिए होता है, क्योंकि सच्ची इनर पीस तभी मिलती है जब हम अपने दिल को नफरत और गुस्से से खाली कर देते हैं। अध्याय 4, वर्तमान में जीना। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमारी असली ताकत और शांति अभी प्रेजेंट मोमेंट में है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो अतीत की यादों में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में। नतीजा ये होता है कि वे वर्तमान को खो देते हैं। वेन अतीत और भविष्य का जाल, अतीत पास्ट हमें पछतावे, रिग्रेट्स, दर्द और गलतियों में कैद कर देता है। भविष्य फ्यूचर हमें चिंता, एंग्जाइटी और डर में डुबो देता है। दोनों ही हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन वर्तमान प्रेजेंट पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो क्यों जरूरी है वर्तमान में जीना? क्योंकि जीवन सिर्फ अभी में हो रहा है। हम सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब यहीं और अभी है। अगर हम इस पल का आनंद नहीं लेंगे तो चाहे भविष्य कितना भी अच्छा हो, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। वर्तमान ही वो जगह है जहां शांति और खुशी छुपी है। 3. माइंडफुलनेस का महत्व। माइंडफुलनेस का मतलब है जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल होना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो बस खाने के स्वाद, उसकी खुशबू और उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए, न कि अपने फोन या दूसरी सोच पर। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और अनावश्यक तनाव कम करता है। 4. व्यावहारिक तरीके, प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। जब भी मन भटकने लगे बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 2. मेडिटेशन, ध्यान। दिन में कुछ मिनट बैठकर सिर्फ अपने विचारों को देखिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। 3. छोटी चीजों का आनंद लेना, सूरज की किरणें, बारिश की बूंदें, चाय की खुशबू, इन सबको महसूस करना। 4. डिजिटल ब्रेक, मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर अपने आसपास को महसूस करना। 5. एक प्रेरक उदाहरण। एक प्रोफेसर अपने छात्रों को क्लास में सेब खाने को देता है। सभी जल्दी जल्दी सेब खा जाते हैं, लेकिन एक छात्र धीरे धीरे हर कौर का स्वाद लेता है। प्रोफेसर मुस्कुराकर कहते हैं, यही है वर्तमान में जीना। जब आप हर अनुभव को ध्यान से जीते हैं तो वही साधारण चीज भी खास बन जाती है। यानी खुशी महंगे सपनों में नहीं बल्कि इस पल को महसूस करने में है। 6. वर्तमान में जीने के फायदे, तनाव और चिंता कम होती है। मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। रिश्तों में गहराई आती है। जीवन का आनंद दोगुना हो जाता है। 7. सार 7. सार वर्तमान में जीना मतलब है अतीत को छोड़ना, भविष्य की चिंता न करना और अभी को पूरी तरह जीना। निष्कर्ष, जीवन कहीं और नहीं है, जीवन इसी पल में है। अगर आप हर पल को सचेत होकर जीते हैं तो आपको वही शांति और खुशी मिलती है जिसे लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। अध्याय 5, आत्मस्वीकार्यता, सेल्फ एक्सेप्टेंस। यह अध्याय बताता है कि लेटिंग गो, छोड़ने की असली शुरुआत तब होती है जब हम खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक, क्रिटिक बन जाते हैं। हम अपनी गलतियों, कमजोरियों और कमियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आत्मविश्वास ही खो बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद को अपनाएंगे नहीं, हम कभी हील नहीं हो सकते। 1. आत्मस्वीकार्यता क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी की अपनी कमजोरियां और सीमाएं होती हैं। खुद को न अपनाने का मतलब है हर वक्त अंदर ही अंदर लड़ते रहना। आत्मस्वीकार्यता से हमें इनर पीस, अंदरूनी शांति मिलती है। तो खुद से तुलना का जाल, हम अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसके पास मुझसे ज्यादा है, वो मुझसे सुंदर, स्मार्ट है,
मैं कभी उतना सफल नहीं हो पाऊंगा। ये तुलना हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती, जबकि आत्मस्वीकार्यता कहती है, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। 3. आत्मस्वीकार्यता का असली मतलब अपनी कमजोरियों को भी अपनाना, अपनी गलतियों को मानना और उनसे सीखना, खुद को दोष देने की बजाय खुद को समझना, यह महसूस करना कि आपका मूल्य, वैल्यू, आपकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आपके अस्तित्व, एग्जिस्टेंस से है। 4. आत्मस्वीकार्यता और हीलिंग का रिश्ता। जब हम खुद को अपनाते हैं तो गलतियों का बोझ कम होता है, गिल्ट और शेम धीरे धीरे खत्म होते हैं, आत्मविश्वास वापस आता है, जिंदगी हल्की और आसान लगने लगती है। यही लेटिंग गो की असली प्रक्रिया है, खुद को छोड़कर भागना नहीं बल्कि खुद को अपनाकर आगे बढ़ना। 5. आत्मस्वीकार्यता कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन आईने में खुद से कहें, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं, अच्छा हूं। 2. अपनी खूबियों पर ध्यान दें, अपनी ताकतों और अच्छाइयों की लिस्ट बनाइए। 3. खुद से दयालु बने, सेल्फ कंपैशन। जब गलती हो तो खुद को उसी तरह समझाइए जैसे आप अपने दोस्त को समझाते। छोड़, खुद को माफ करें, पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानना बंद करें। 5. अपने सफर का सम्मान करें, याद रखें कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। 6. प्रेरक उदाहरण। एक युवक हमेशा खुद को दूसरों से छोटा मानता था, उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं है। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कीमती हीरा दिया और कहा, जाओ इसे बाजार में बेचो, लेकिन एक सोने से कम में मत देना। जब युवक गया तो किसी ने हीरे को खरीदने से मना कर दिया। फिर वह जौहरी के पास गया, जिसने कहा, यह तो बेशकीमती है, इसकी कीमत लाखों में है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब तक सही जगह और सही नजर से देखा ना जाए, हीरे की कीमत समझ में नहीं आती। तुम भी उसी हीरे की तरह हो, बस खुद को कम मत समझो। यानी आत्मस्वीकार्यता हमें याद दिलाती है कि हमारी कीमत हमारे सोच से कहीं ज्यादा है। 7. सार आत्मस्वीकार्यता, खुद को अपनाना। खुद को अपनाने से हीलिंग शुरू होती है। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, तभी दुनिया भी हमें अपनाने लगती है। निष्कर्ष, लेटिंग गो सिर्फ अतीत को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि खुद से लड़ाई छोड़ने का भी नाम है। जब हम कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तभी असली इनर पीस हमारे अंदर उतरती है। अध्याय 6. नियंत्रण छोड़ना, रिलीजिंग कंट्रोल। इस अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। हर चीज पर नियंत्रण रखना असंभव है, लेकिन हम इंसान अक्सर यही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, हालात हमारी सोच के हिसाब से बदलें, भविष्य बिल्कुल हमारी योजना के मुताबिक चले। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश, गुस्से और तनाव में डूब जाते हैं। वांट, नियंत्रण की भूख क्यों खतरनाक है? इससे हमें लगातार चिंता रहती है। छोटी सी गड़बड़ी पर भी हम टूट जाते हैं। रिश्तों में खटास आती है क्योंकि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। धीरे धीरे हम खुद को ही थका डालते हैं। यह वैसा ही है जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसोगे उतना ही जल्दी वो फिसल जाएगी। 2. क्या सच में हमारे नियंत्रण में है? अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारे नियंत्रण में हैं। दूसरों का व्यवहार, परिस्थितियां और भविष्य हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं, तो शांति मिलती है। 3. नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमने हालात को छोड़ दिया तो हम हार मान गए, लेकिन सच ये है कि नियंत्रण छोड़ना मतलब है हकीकत को स्वीकार करना। ये एक ताकत है, क्योंकि इसके बाद हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो वाकई हमारे हाथ में है। 4. प्रैक्टिकल स्टेप्स, नियंत्रण कैसे छोड़ें। 1. सर्कल ऑफ कंट्रोल। तकनीक, एक कागज पर 2 गोले बनाइए। एक में लिखें, मेरे नियंत्रण में, जैसे मेरी सोच, मेरी मेहनत। दूसरे में लिखें, मेरे नियंत्रण से बाहर, जैसे मौसम, दूसरों की राय। अब अपनी ऊर्जा पहले गोले पर लगाइए। 2. एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता।
हालात जैसे हैं उन्हें मान लीजिए, इससे मन का बोझ कम होता है। 3. ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रक्रिया पर भरोसा। याद रखिए कि जीवन हमेशा संतुलन बनाने का रास्ता ढूंढ लेता है। 5. प्रेरक उदाहरण। एक किसान हर साल अच्छी फसल के लिए मेहनत करता था, लेकिन कभी बारिश ज्यादा होती और कभी कम। वो हर बार नाराज होकर कहता, काश मौसम पर मेरा नियंत्रण होता। गांव के बुजुर्ग ने कहा, अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार होने लगे तो तुम सीखोगे ही नहीं। असली ताकत मेहनत करने और जो मिले उसे स्वीकार करने में है। उस दिन किसान ने सीखा कि मेहनत करना उसके बस में है, लेकिन मौसम उसके बस में नहीं, और तभी से उसके मन में शांति आ गई। 6. नियंत्रण छोड़ने के फायदे। तनाव और चिंता घटती है, रिश्ते बेहतर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि हम सही जगह ऊर्जा लगाते हैं, जीवन में सहजता, फ्लो आती है। 7. सार नियंत्रण छोड़ना मतलब है दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ना, भविष्य की चिंता छोड़ना, हालात को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। निष्कर्ष। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। हम बस अपनी सोच, अपने कर्म और अपने रवैये को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही हमारी असली ताकत है। अध्याय 7. सीमाएं बनाना, सेटिंग बाउंड्रीज। इस अध्याय में बताया गया है कि लेटिंग गो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरों के साथ और खुद के साथ स्वस्थ सीमाएं, हेल्थी बाउंड्रीज तय करना। अक्सर हम रिश्तों या काम की जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति खो बैठते हैं। सीमाएं बनाना मतलब है खुद का सम्मान करना और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। पॉइंट। सीमाओं की जरूरत क्यों है? जब हम ना नहीं कह पाते तो लोग हमें इस्तेमाल करने लगते हैं। बिना सीमाओं के हम थक जाते हैं, तनाव में रहते हैं और रिजेंटमेंट, कड़वाहट महसूस करते हैं। सीमाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। सीमाएं स्वार्थी होने का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का संकेत हैं। डू। सीमाएं कैसी हो सकती हैं? 1. समय की सीमा, कब, कहां और किस पर समय देंगे ये तय करना। 2. भावनात्मक सीमा, किसी को इस हद तक जगह न देना कि वो हमारी भावनाओं पर हावी हो जाए। 3. शारीरिक सीमा, अपने निजी स्पेस और आराम का सम्मान करना। 4. डिजिटल सीमा, सोशल मीडिया, कॉल्स या चैट में अपनी उपलब्धता पर नियंत्रण रखना। 3. सीमाएं बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हमें लगता है लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें ना कहना बुरा लगता है, हम सबको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन अध्याय बताता है कि जो लोग सच में हमें चाहते हैं वो हमारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। 4. प्रैक्टिकल स्टेप्स, सीमाएं कैसे बनाएं। 1. अपनी जरूरतों को पहचानें। कौन सी चीजें आपको थका रही हैं या परेशान कर रही हैं, लिख लें। 2. स्पष्टता से बोलें, मुझे अभी आराम की जरूरत है, या मैं इस समय मदद नहीं कर सकता। 3. दृढ़ रहना सीखें। एक बार सीमा तय करने के बाद गिल्ट महसूस किए बिना उस पर टिके रहें। 4. छोटे कदम से शुरुआत करें। शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर ना कहना प्रैक्टिस करें। 5. प्रेरक उदाहरण। एक महिला हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए उपलब्ध रहती थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी अपनी जिंदगी और शांति खत्म हो रही है। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी सीमाएं तय करेगी। अब वह साफ कहती थी, मैं इस समय मदद नहीं कर सकती, लेकिन कल जरूर करूंगी। शुरुआत में लोग नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे सबने उसकी सीमाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया और उस महिला ने अपनी खोई हुई शांति वापस पा ली। 6. सीमाएं बनाने के फायदे। आत्मसम्मान बढ़ता है, रिश्ते स्वस्थ और संतुलित रहते हैं, मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहती है, हम अपने असली काम और जुनून पर ध्यान दे पाते हैं। 7. सार सीमाएं बनाना मतलब है खुद की कद्र करना, ना कहना सीखना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। निष्कर्ष। सीमाएं बनाना आत्म प्रेम, सेल्फ लव का एक रूप है। जब हम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तभी दूसरे भी हमें सम्मान देना सीखते हैं। अध्याय 8. आसक्ति छोड़ना, लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी बहुत सी परेशानियों की जड़ है आसक्ति, अटैचमेंट।
हम चीजों, लोगों और परिस्थितियों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वे बदलते हैं या छूटते हैं तो हमें गहरा दर्द होता है। 1. आसक्ति क्या है? आसक्ति का मतलब है किसी चीज या व्यक्ति से इस हद तक जुड़ जाना कि हमारी खुशी उसी पर निर्भर हो जाए। उदाहरण, रिश्ते में इतना चिपक जाना कि बिना उस इंसान के जीना मुश्किल लगे। पैसों और चीजों को छोड़ने का डर, पुरानी आदतों और पहचान से चिपके रहना। आसक्ति हमें बंधन में डाल देती है। 2. क्यों खतरनाक है आसक्ति? जब चीजें या लोग बदलते हैं, हम टूट जाते हैं। हम स्वतंत्र नहीं रहते, बल्कि गुलाम बन जाते हैं। आसक्ति हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। असली खुशी बाहर ढूंढते ढूंढते हम अंदर से खाली हो जाते हैं। 3. आसक्ति और प्रेम में फर्क। लेखक कहते हैं, प्रेम, लव, स्वतंत्रता देता है, जबकि आसक्ति, अटैचमेंट, कैद कर देती है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम जैसे भी हो। आसक्ति कहती है, तुम मेरे अनुसार ही रहोगे, तभी मैं खुश रहूंगा। 4. आसक्ति छोड़ना क्यों जरूरी है? ताकि हम अपनी भावनात्मक आजादी पा सकें, ताकि हमारी खुशी दूसरों या चीजों पर निर्भर न रहे, ताकि जब बदलाव आए तो हम टूटने के बजाय सहज रह सकें। 5. प्रैक्टिकल स्टेप्स। आसक्ति कैसे छोड़ें? 1. अवेयरनेस, जागरूकता। पहचानें कि आप किस चीज या इंसान से जरूरत से ज्यादा चिपके हैं। 2. डिटैचमेंट, प्रैक्टिस। खुद को याद दिलाइए, ये चीज या रिश्ता मेरी खुशी का हिस्सा है, लेकिन इसका मालिक मैं नहीं हूं। 3. सेल्फ वैलिडेशन, अपनी कीमत दूसरों की राय या उपस्थिति से मत जोड़िए। 4. मिनिमलिज्म अपनाइए, भौतिक चीजों को छोड़ने का अभ्यास करें, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करें। 6. प्रेरक उदाहरण। एक साधु के पास सिर्फ एक प्याला था। वो उसे बहुत प्यार करता था और हर समय उसकी रक्षा करता था। एक दिन प्याला गिरकर टूट गया। साधु पहले दुखी हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, प्याला मेरा साथी था, लेकिन अब उसका समय पूरा हो गया। मैं उसे छोड़कर भी जी सकता हूं। उस पल उसने समझा कि असली स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम आसक्ति छोड़ना सीखते हैं। 7. आसक्ति छोड़ने के फायदे। मन हल्का हो जाता है, दुख और तनाव कम होता है, रिश्तों में स्वतंत्रता और प्यार बढ़ता है, जीवन सरल और शांतिपूर्ण बनता है। 8. सार। आसक्ति छोड़ना मतलब है चीजों और लोगों से प्यार करना, लेकिन उनकी कैद में न रहना, बदलाव को स्वीकार करना, अपनी खुशी को अपने भीतर खोजना। निष्कर्ष, जब हम आसक्ति छोड़ देते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह जी पाते हैं, क्योंकि तब हमारी खुशी किसी इंसान, चीज या परिस्थिति पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। अध्याय 9, कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, हमारी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल देती है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तो जीवन हल्का और सुंदर लगने लगता है। लेकिन जब हम सिर्फ उन चीजों को देखते हैं जो नहीं हैं, तो हम हमेशा असंतोष और दुख में फंसे रहते हैं। 1. कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता का मतलब है छोटी छोटी चीजों की कद्र करना, जीवन के हर अनुभव में अच्छाई ढूंढना। मेरे पास क्या है पर ध्यान देना, न कि क्या नहीं है पर। तो कृतज्ञता क्यों जरूरी है? यह हमें नकारात्मक सोच से बचाती है, तनाव और चिंता कम करती है, हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, खुशी और संतोष की भावना बढ़ाती है। कृतज्ञता वो चाबी है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कई रिसर्च बताती हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, उनकी नींद बेहतर होती है, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वे मुश्किल हालात में भी जल्दी संभल जाते हैं। 4. प्रैक्टिकल स्टेप्स। कृतज्ञता कैसे बढ़ाएं? 1. ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोज 3 या 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. थैंक यू कहने की आदत डालें, छोटे छोटे कामों पर भी धन्यवाद कहें। 3. नेचर को महसूस करें, सूरज की किरण, हवा का झोंका, बारिश की बूंदें, इनके लिए भी आभारी रहें। 4. पर्सपेक्टिव बदलें, किसी भी कठिन परिस्थिति में सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। 5. प्रेरक उदाहरण। एक बार एक गरीब लड़का भूखा बैठा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बेकार है।
तभी एक आदमी बिना पैरों के वहां से गुजरा, जो फिर भी मुस्कुरा रहा था। लड़के ने सोचा, मेरे पास खाने को नहीं है, लेकिन मेरे पास पैर तो हैं, मैं चल तो सकता हूं। उस दिन से उसने तय किया कि वो जो कुछ भी है उसकी कद्र करेगा, और उसी सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। 6. कृतज्ञता के फायदे, मानसिक शांति और खुशी, रिश्तों में प्यार और अपनापन, आत्मसंतोष और आत्मविश्वास, हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखने की क्षमता। 7. सार कृतज्ञता का मतलब है जो मिला है उसकी कद्र करना, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत न करना, और हर स्थिति में सीख ढूंढना। निष्कर्ष, कृतज्ञता हमें यह याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी पहले से ही कितनी समृद्ध है। जब हम आभारी होना सीख जाते हैं तो हमारी नजर शिकायत से हटकर अवसर पर टिक जाती है। अध्याय 10, परिवर्तन को अपनाना, एम्ब्रेसिंग चेंज। इस अध्याय का मूल संदेश है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन, चेंज है। चाहे हम चाहें या न चाहें, सब कुछ बदलता रहता है। मौसम, हालात, रिश्ते, लोग, हमारी सोच और यहां तक कि हमारा शरीर भी। लेकिन समस्या तब होती है जब हम बदलाव का विरोध करते हैं। हम सोचते हैं, काश सब हमेशा पहले जैसा ही रहे, और यही सोच हमें दुख देती है। 1. परिवर्तन का स्वभाव। परिवर्तन अनिवार्य है, इनेविटेबल। हर बदलाव हमें नई सीख देता है। जो भी बदलता है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए बदलता है। परिवर्तन दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन का शिक्षक है। तो लोग परिवर्तन से क्यों डरते हैं? अनजान भविष्य का डर, आरामदायक जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिचक, पुराने रिश्तों, आदतों और हालात को खोने का डर। लेकिन सच्चाई ये है कि विकास, ग्रोथ हमेशा बदलाव के दूसरी तरफ होता है। 3. परिवर्तन को अपनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि बदलाव को रोकना असंभव है। अगर हम बदलाव से भागेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर हम बदलाव को अपनाएंगे तो जीवन आसान और सुंदर हो जाएगा। 4. प्रैक्टिकल स्टेप्स, परिवर्तन को कैसे अपनाएं। 1. माइंडसेट बदलें। बदलाव को खतरे की तरह नहीं, अवसर की तरह देखना शुरू करें। 2. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। मैं हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकता हूं, यह सोच अपनाएं। 3. छोटे छोटे बदलाव स्वीकार करें। अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करके धीरे धीरे बड़े बदलावों से सहज बने। 4. सीख ढूंढें। हर बदलाव को एक सबक माने, चाहे वह शुरुआत में कठिन क्यों न लगे। 5. प्रेरक उदाहरण। एक नदी हमेशा बहती रहती है। अगर वो बहना छोड़ दे तो गंदी और बदबूदार हो जाएगी। उसी तरह अगर इंसान बदलाव को रोक दे तो उसकी जिंदगी भी ठहर जाएगी। नदी हमें सिखाती है कि बहना यानी बदलाव ही जीवन को सुंदर बनाए रखता है। 6. परिवर्तन अपनाने के फायदे, डर की जगह आत्मविश्वास आता है। नई संभावनाएं और अवसर मिलते हैं। जीवन ताजा और रोचक बना रहता है। हम हर परिस्थिति में मजबूत बने रहते हैं। सार परिवर्तन का मतलब है पुराना छोड़कर नए को अपनाना, असुविधा से सीखना और जीवन को उसकी प्राकृतिक धारा में बहने देना। निष्कर्ष, परिवर्तन से डरना व्यर्थ है। जब हम परिवर्तन को अपनाना सीख जाते हैं तो हर बदलाव हमें मजबूत, समझदार और संतुष्ट बनाता है। अध्याय 11, आत्म-करुणा, सेल्फ कंपैशन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक, क्रिटिक, खुद होते हैं। हम अपनी गलतियों पर खुद को कोसते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को कमतर समझते हैं। लेकिन सच ये है कि जितनी करुणा, कंपैशन हम दूसरों के लिए रखते हैं, उतनी ही हमें खुद के लिए भी रखनी चाहिए। श्यान, आत्म-करुणा क्या है? खुद को समझना और माफ करना। यह स्वीकार करना कि गलतियां इंसान होने का हिस्सा हैं। खुद के साथ वैसे ही दयालु रहना जैसे हम अपने प्रियजन के साथ रहते हैं। 2. क्यों जरूरी है आत्म-करुणा? आत्म आलोचना हमें कमजोर और निराश करती है। आत्म-करुणा हमें आत्मविश्वास और शांति देती है। यह हमें खुद को सुधारने की ताकत देती है। आत्म-करुणा मतलब है खुद के साथ दोस्ती करना। 3. आत्म-करुणा और आलस्य में फर्क। कई लोग सोचते हैं कि खुद पर दया करना मतलब खुद को ढीला छोड़ देना, लेकिन असली आत्म-करुणा आलस्य नहीं है, बल्कि यह कहती है, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा। 4. प्रैक्टिकल स्टेप्स, आत्म-करुणा कैसे बढ़ाएं? 1. सेल्फ टॉक बदलें।
जब गलती हो तो खुद से कहें, यह ठीक है, मैं इससे सीख सकता हूं। 2. अपने दोस्त की तरह सोचें। कल्पना करें कि आपका करीबी दोस्त वही गलती करता तो आप उसे क्या कहते? वही शब्द खुद के लिए इस्तेमाल करें। 3. माइंडफुलनेस, सजगता। अपनी भावनाओं को स्वीकारें, उन्हें दबाएं नहीं। 4. खुद की देखभाल करें। पर्याप्त नींद, आराम, व्यायाम और अच्छा खानपान भी आत्मकरुणा का हिस्सा है। 5. प्रेरक उदाहरण। एक लड़की परीक्षा में फेल हो गई। वो खुद को बार बार कहती रही, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी टीचर ने कहा, अगर तुम्हारी दोस्त फेल होती तो तुम उसे क्या कहती? लड़की बोली, मैं उसे कहती कि कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा कर सकती है। टीचर मुस्कुराई और बोली, तो वही शब्द खुद से भी कहो। उस दिन लड़की ने आत्मकरुणा का असली अर्थ समझा। 6. आत्मकरुणा के फायदे। आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। तनाव और चिंता घटती है। असफलताओं से जल्दी उबर जाते हैं। जीवन अधिक हल्का और संतुलित लगता है। 7. सार आत्मकरुणा मतलब है खुद से दयालु रहना, गलतियों को माफ करना और खुद को एक इंसान की तरह स्वीकार करना। निष्कर्ष, जब हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी सचमुच करुणामय हो पाते हैं।